हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड आज हम बात करने वाले हैं अबाउट दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। सो स्टूडेंट्स, जब भी हमारे बॉडी में कोई पैथोजन का अटैक होगा, मतलब कि जब भी बॉडी में कोई फॉरेन एंटीजन की एंट्री होती है, उस पर्टिकुलर टाइम में हमारे बॉडी में बहुत सारे डिफेंसिव सेल्स, मतलब कि हमारे जो इम्यून सेल्स है वो एक्टिवेट होते हैं और वो अपना मैकेनिज्म अलग अलग तरीकों से शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैक्रोफाज परफॉर्म करेगा फैगोसाइटोसिस, एनगल्फमेंट। नेचुरल किलर सेल्स अपना तरीका यूज करेंगे, न्यूट्रोफिल्स है, ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, टीसी सेल्स, ये सारे सेल्स अपने तरीकों से काम करते हैं। वहीं बच्चों, हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। आर नॉट सेल्स एक्चुअली, बट यस दे आर सम ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये होते हैं कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स। अगर हम बात करते हैं ये कहाँ से बनते हैं, हमारे पास होता है बी सेल, और जब भी बॉडी में बी सेल्स प्रेजेंट है, इफ देयर इज सम पैथोजन अटैक, तो उस टाइम पे हमारे टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेट होंगे। दे विल रिलीज सम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स और उनके रिस्पॉन्स में हमारे बी सेल्स जो है वो भी फर्दर मैच्योर होंगे। और इनसे बनते हैं दो टाइप के सेल्स, एक तो बनते हैं प्लाज्मा सेल्स और दूसरे बनते हैं बच्चों मेमोरी सेल्स। और जो प्लाज्मा सेल्स बने हैं ना, इन्हीं का काम होता है टू सिक्रीट एंटीबॉडी। इन प्लाज्मा सेल्स का ही काम होता है टू सिक्रीट एंटीबॉडी। अब जो एंटीबॉडी सिक्रीट होते हैं बच्चों, इन सबके स्ट्रक्चर्स की मैं बात करूं तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं द स्ट्रक्चर इज बेसिकली ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। प्रोटीन पार्ट है, कुछ शुगर पार्ट भी यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, उसके अलावा जो आपके एंटीबॉडीज है अलग अलग, सबकी बच्चों हैवी चेन थोड़ी अलग रहेगी। अगर IgA है, हैवी चेन का नाम होता है अल्फा। IgG है, चेन का नाम होता है गामा। IgA है, चेन का नाम होता है अगेन अल्फा। M इज म्यू, E इज एप्सिलॉन, D इज डेल्टा। तो एंटीबॉडीज जो अलग अलग है, क्यों अलग अलग है? बिकॉज सबका हैवी चेन काफी अलग होता है। ठीक, उसके अलावा IgG, IgE और IgD, ये तीनों भी हमारे मोनोमरिक एंटीबॉडीज हैं। IgM का जो अरेंजमेंट होता है वो पेंटामरिक होता है। IgA का जो अरेंजमेंट है बच्चों वो डाइमरिक होता है। सो दीज आर दी थ्री डिफरेंट अरेंजमेंट सीन इन दी एंटीबॉडी स्ट्रक्चर्स। ठीक, आपको यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं मेनली इनके फंक्शंस के बारे में। इनमें फंक्शंस इनके क्या क्या होते हैं आप देख सकते हो। पेंटामरिक है तो भाई 10 बाइंडिंग साइट्स है, मोनोमरिक है तो भाई 2 बाइंडिंग साइट्स है। सो ये इनके अलग अलग बाइंडिंग साइट्स है। इसमें देखा जाए तो जो IgE एंटीबॉडी है और जो IgM एंटीबॉडी है बच्चों, इनमें हिंज रीजन नहीं होता है। हिंज रीजन का काम होता है टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू दी एंटीबॉडी। अब अगर IgM है तो पेंटामरिक, पर यहाँ पे हिंज रीजन नहीं है। अगर हिंज रीजन नहीं रहता है बच्चों तो क्या हो जाएगा, उस एंटीबॉडी में उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। सो वहां पे जगह तो है दो एंटीजन को बाइंड करने के लिए, पर वहां पे हमारा एंटीजन बाइंड नहीं हो पाएगा। वहां पे दो नहीं, वहां पे सिर्फ एक ही एंटीजन बाइंड हो पाता है आपके एक एंटीबॉडी में। सो यहाँ पे है तो 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, पर यहाँ पे सिर्फ 5 एंटीजन ही बाइंड कर सकते हैं। बाकी सबके पास हिंज रीजन रहता है। हमारा IgG है, IgA है और IgD है, वहां पे इनफ एंटीजन बाइंड हो सकते हैं। ठीक है, देन द प्रेजेंस ऑफ देयर परसेंटेज इन आवर बॉडी। तो भाई आप देख सकते हो सबसे अबंडेंटली कोई प्रेजेंट है तो वो IgG है। सबसे अबंडेंटली कुछ प्रेजेंट है तो बच्चों 80% IgG एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है। और सबसे कम क्या है, 0.02 है ना। आप देख सकते हो सबसे कम है 0.02 और ये होगा आपका IgE, क्योंकि IgE जो है ये बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करता है। ये कॉज करवाएगा टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। इसलिए हमारे अंदर में सबसे कम कुछ एंटीबॉडीज रखे जाते हैं तो वो होता है IgE, बिकॉज अगर IgE ज्यादा प्रेजेंट रहा तो वो अननेसेसरी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी करवा सकता है। और IgG जो है ये सबसे ज्यादा अबंडेंटली प्रेजेंट रहता है। द फर्स्ट एंटीबॉडी सिंथेसाइज्ड व्हेन एन इन्फेक्शन टेक्स प्लेस, दैट इज IgM। तो आपको ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर कि पहला ये कौन सा है, सबसे अबंडेंट कौन सा, सबसे लेस कौन सा है। ठीक है, देन इफ आई टॉक अबाउट द मॉलिक्यूलर वेट, देखो याद रखो जो आपका आइडियल मॉलिक्यूलर वेट होता है एक मोनोमरिक एंटीबॉडी का, दैट इज 150 किलो डाल्टन। ये डाल्टन के टर्म में है तो 150,000 है। किलो डाल्टन का मतलब होगा कि 150 रहेगा, 150 kd। अब अगर मोनोमरिक 150 है तो बाकी जो मोनोमरिक है वो 150 के आसपास ही है। एक 180 है, एक 200 है। अगर हम बात करते हैं बच्चों डाइमरिक की, 150 का डबल होता है अप्रोक्सीमेटली 300।
सो इसका वेट याद रखते हो अप्रोक्सीमेटली 300 के आसपास है, मतलब कि 385 है। पेंटामरी का मतलब कि 5 टाइम्स, 150 इंटू 5 टाइम्स, सो अप्रोक्सीमेटली इट इज 900 किलो डाल्टन। सो उनके मॉलिक्यूलर वेट पे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। क्रॉसेस दी प्लासेंटा बच्चों, तो हमारा जो IgG एंटीबॉडी रहता है, सिर्फ IgG एंटीबॉडी ही प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है, बाकी कोई भी एंटीबॉडी प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर पाएगा। IgG का सबसे स्मॉल साइज होता है, सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट है, सिर्फ वही क्रॉस कर सकता है, बाकी कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता है। ठीक, और एक और एंटीबॉडी होता है बच्चों, दैट इज IgA। ये भी चाइल्ड तक जा सकता है पर प्लासेंटा के थ्रू नहीं जाता है। ये कोलोस्ट्रम मतलब कि जो मदर का जो मिल्क रहेगा, उस मिल्क के थ्रू ये एंटीबॉडी भी चाइल्ड तक पास ऑन किया जा सकता है। फिक्सेस कॉम्प्लीमेंट, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे कब एक्टिवेट होता है? जब एंटीजन एंटीबॉडी आपस में इंटरैक्ट करेंगे। सो द कॉम्प्लीमेंट पाथवे इज एक्टिवेटेड बाय दीज टू एंटीबॉडीज IgG एंड IgM। तो आपको अगर कोई पूछता है कि कॉम्प्लीमेंट पाथवे को कौन सा एंटीबॉडी स्टार्ट करवा सकता है, सो IgG एंड IgM दीज आर द एंटीबॉडीज व्हिच कैन स्टार्ट द कॉम्प्लीमेंट पाथवे। उसके अलावा फेगोसाइटोसिस के लिए बाइंड करना मैक्रोफाज को, ये काम करता है IgG, और जो IgE है वो बाइंड करेगा आपके मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स के FC पोर्शन से, FC रिसेप्टर्स को। सो एंटीबॉडी का जो ये FC पार्ट है ना, ऊपर वाला पार्ट होता है फैब रीजन, नीचे वाला पार्ट होता है FC पोर्शन। दिस FC पोर्शन इंटरैक्ट्स विद दी FC रिसेप्टर्स। ये सारे इम्यून सेल्स के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं FC रिसेप्टर्स। और भाई अगर ये हमारा IgE एंटीबॉडी है तो इसको जब एक एलर्जन इंटरैक्ट करेगा तब हमारा IgE एंटीबॉडी इंटरैक्ट करेगा विद दी मास्ट सेल्स ऑन दी बेसोफिल्स। और ये जो मास्ट सेल बेसोफिल्स होते हैं ना, इनके पास में कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं, and these granules contains vasoactive amines. These vasoactive amines they are secreted और ये responsible होते हैं for inflammation। तो जब भी हमारा एंटीबॉडी किसी इम्यून सेल को बाइंड करता है तो उस इम्यून सेल का एक्टिवेशन होगा और वो अपना रिस्पॉन्स शो करेगा। तो ये दो एंटीबॉडीज हमारे ऐसे हैं जो FC पोर्शन को बाइंड कर सकते हैं। फंक्शंस की बात करें हम तो IgM जो है ये कॉम्प्लीमेंट फिक्स करने में हेल्प करता है। ये मेन एंटीबॉडी प्राइमरी रिस्पॉन्स का, जब भी इन्फेक्शन होगा तो फर्स्ट एंटीबॉडी सिंथेसाइज स्टूडेंट्स IgM एंटीबॉडी, ये फिक्स करके कॉम्प्लीमेंट को और मोनोमर के फॉर्म में ये सर्व करता है एज द B सेल रिसेप्टर। अगर हम बात करते हैं IgG एंटीबॉडी की तो भाई ये हमारा एक ऑप्सोनिन प्रोटीन भी है। C3b और IgG दोनों होते हैं हमारे ऑप्सोनिन प्रोटीन्स। इनका काम होता है ऑप्सोनाइजेशन परफॉर्म करवाना। ये मेन एंटीबॉडी होता है, सबसे ज्यादा अबंडेंटली प्रेजेंट रहने वाला एंटीबॉडी रहता है हमारे ब्लड के अंदर। रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, न्यूट्रलाइज करवाता है टॉक्सिन को, ऑल दैट विल बी डन हियर। ये परफॉर्म करेगा अग्लूटिनेशन एंड ऑल भी ये परफॉर्म करता है। IgA की बात करें हम तो ये सारे हमारे सिक्रीशंस में प्रेजेंट रहता है। जितने भी म्यूकोसल सिक्रीशंस है वहां पे IgA अबंडेंटली पाया जाता है। सो म्यूकस, टीयर, सलाइवा, कोलोस्ट्रम, उन सब जगह पे हमको IgA अबंडेंटली मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं IgE के बारे में बच्चों तो ये क्या है? एंटीबॉडी ऑफ एलर्जी है एंड एंटी पैरासाइटिक एक्टिविटी है। तो एलर्जेंस के अगेंस्ट में, पैरासाइट के अगेंस्ट में अगर कोई काम कर सकता है तो वो रहेगा IgE एंटीबॉडी। एंड लास्टली द IgD क्या है? तो बच्चों ये होता है हमारा B सेल रिसेप्टर। सो दीज आर दी 5 डिफरेंट एंटीबॉडीज। ये हमारे बच्चों 5 अलग अलग एंटीबॉडीज है और उनके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके कुछ इंपॉर्टेंट functions. I hope this is clear to you all. If you have any doubt about anything, do ask us in the comment box everyone. Have a great day and very happy learning too.